शगुन अपनी सास रत्ना, ससुर मुकुंद और पति दीप के साथ रहती है और उसकी ननद माही अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली में ही रहती है। गर्मियों के मौसम के साथ साथ अब आमरस का सीजन भी आ चुका था। ऐसे में एक दिन घर पर आमरस बनाया जाता है। वाव, आमरस और पूरी, इसके स्वाद को तो कोई डिश मात ही नहीं दे सकती माँ। सच में जस्ट अमेजिंग। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। आमरस की तो बात ही कुछ और है। माँ जी, अब मैं भी ले लूं क्या खाने के लिए? देख बहू, तुझे लेना है तो तू ले सकती है, लेकिन थोड़ा सा ही ले ले। वो क्या है ना, हम तो बाद में भी बनाकर दिन में कभी भी खा सकते हैं, लेकिन मुकुंद जी और दीप को कौन देगा? इसीलिए हमें उनके लिए ज्यादा रखना होगा। और तू भी एक कटोरी ही खा सकती है। मुझे भी देख, मैंने भी तो आमरस एक कटोरी ही खाया है। ठीक है माँ जी, जैसा आपको हो। रत्ना की बात मानकर शगुन दीप और मुकुंद को ज्यादा आमरस देती है और वो बेचारी कम खाती है। फिर रात होने पर वो हॉल में मच्छर की कॉइल लेने उठती है। तभी रत्ना और मुकुंद के कमरे की लाइट चालू रहती है और वो उनके कमरे के बाहर चली जाती है। आहा, मजा ही आ गया। मैं तो साल भर इंतजार करती हूँ कि कब गर्मी का सीजन आए और कब मेरे पेट में आमरस जाए। तुम तो बहुत ही चालाक हो रत्ना। बहू के सामने एकदम भोली बनकर कह रही थी कि हम दोनों को थोड़ा ही खाना है आमरस, लेकिन अब यहाँ पर फ्रिज में रखा हुआ आमरस कितने मजे से खा रही हो। हाँ तो वो इस घर की बहू है, इतना भी लाड़ प्यार करना सही नहीं है उसके लिए। अरे एक कटोरी दिया ना, उतना ही बस है। और मैं तो अपने लिए आमरस ऐसे ही छुपाया करूंगी और यहाँ के इस छोटे से फ्रिज में छुपा कर बाद में आराम से खाऊंगी। चलो, ये भी ठीक है। अपनी सास की ये बातें सुनकर शगुन बहुत हैरान रह जाती है। इसका मतलब माँ जी ने मुझसे झूठ कहा और अब वो छुप छुप कर आमरस खा रही है। शी, कितनी निर्दयी है ये। फिर अगले दिन शगुन की ननद माही एक हफ्ते के लिए कॉलेज की छुट्टियां के चलते घर पर रहने आती। तभी रत्ना उसे रोज ढेर सारा आमरस बनाकर खिलाती है और जब वो जा रही होती है तभी उसे बाहर 2 डब्बे बनाकर आमरस देती है। अरे माँ, इन डब्बों में क्या है? अरे डोबी, इन डब्बों में आमरस है, आमरस। जा मजे कर, पर हाँ, अपनी भाभी को पता मत चलने देना, वरना उगल देगी फोन पर बात बात में। ठीक है माँ, और थैंक यू सो मच। हाँ बेटा, वेलकम वेलकम। फिर रत्ना बचा हुआ सारा आमरस अपने कमरे के फ्रिज में छुपा देती है और ये सब शगुन देख लेती है। फिर बाद में उसके कमरे में जब सफाई करने आती है तभी वो जानबूझकर पूछती है, अरे माँ जी, ये कपड़ा यहाँ पर कहाँ से आया है? कुछ ढका है क्या आपने? क्या है इस कपड़े के नीचे? हाय हाय, अगर इस चुड़ैल ने मेरे मिनी फ्रिज को देख लिया तो घर में आफत आ जाएगी, क्योंकि इस फ्रिज में तो मैंने आमरस छुपा कर रखा है। अरे क्या हुआ माँ जी, आप चुप क्यों है? अच्छा ठीक है, मैं ही देख लेती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, उसे मत देखना, ये संदूक है। इसमें मैंने कुछ कीमती चीजें रखी है जो मैं किसी को दिखाना नहीं चाहती। संदूक? लेकिन आपके पास तो कोई संदूक नहीं था माँ जी। था तो, मैंने स्टोर रूम में रखा था बहू, इसीलिए तुझे उसके बारे में नहीं पता। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है माँ जी, मैं आपकी निजी चीजों को हाथ नहीं लगाऊंगी और ये कपड़ा भी नहीं हटाऊंगी, जैसी आपकी मर्जी। फिर शगुन वहां से चली जाती है। फिर रात में जब रत्ना और मुकुंद खाना खाकर वॉक करने जाते हैं तभी शगुन रत्ना के कमरे में जाती है। रात में मेरे सोने के बाद
ये लोग फिर से आमरस खाएंगे। आखिर मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? इन्हें नहीं पता कि मैं किस खेत की मूली हूँ। मुझे बस एक कटोरी आमरस देकर इन लोगों ने अच्छा नहीं किया है, इसीलिए अब मैं आमरस का प्रतिशोध तो लेकर ही रहूंगी। फिर शगुन रत्ना के मिनी फ्रिज में रखा हुआ सारा आमरस एक दूसरे बर्तन में निकाल देती है और टेरेस पर जाकर चुपके से फटाफट गटक लेती है। फिर जब वह सो जाती है तब रत्ना, मुकुंद और दीप आमरस खाने के लिए उठ जाते हैं। अरे क्या हुआ माँ? अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, जल्दी से निकालो ना आमरस। शगुन भी घोड़े बेचकर सो रही है, यही सही मौका है। हाँ रत्ना, जल्दी निकालो। लेकिन रत्ना जब फ्रिज खोलती है तब बर्तन में आमरस होता ही नहीं। अरे ये क्या? मेरे खुफिया फ्रिज में से आमरस कहाँ चला गया? मैंने तो यहीं पर रखा था। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है माँ? अरे भुक्कड़ औरत, कहीं तुमने ही तो नहीं खा लिया ना सारा आमरस? क्योंकि तुम्हारा तो कोई भरोसा नहीं, एक नंबर की भुक्कड़ हो तुम। नहीं जी, मैंने कोई आमरस नहीं खाया, आपके टकले की कसम। मुझ पर यकीन कीजिए, मैं सच में नहीं जानती कि आमरस कहाँ पर चला गया। तो क्या आमरस के बर्तन को पैर आ गए थे क्या माँ, जो वो खुद चला गया? और आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? सारे मुड़ के बैंड बजा दिया आपने। उतने में वहां पर शगुन आती है। फिर रत्ना फटाफट से अपने छोटे से फ्रिज को कपड़े से ढक देती है ताकि शगुन उसे ना देख पाए। अरे आप लोग यहाँ पर, वो भी इतनी रात को? क्या हुआ है? कोई लफड़ा हो गया है क्या? मुझे भी बताइए। अरे नहीं शगुन, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? बोलो। अरे बहू, दीप ने एक बुरा सपना देखा, इसीलिए वो डरकर हमारे पास आ गया। हाँ शगुन। बेचारा मेरा बेटा। अरे इस भूतनी के साथ वो भूतिया फिल्में मत देखा कर, तेरे ही कारण इसे इतने डरावने सपने आ रहे हैं बहू। माँ जी, आपका बेटा कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है, और इसे अगर डरावनी फिल्मों से इतना ही डर लगता है तो फिर ये मेरे साथ ऐसी फिल्में देखता ही क्यों है? अरे रहने दो शगुन, मैं ठीक हूँ। चलो सो जाते हैं, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हाँ बेटा, सो जाओ। इस तरह से शगुन सबके मूड को खराब करके अपने प्रतिशोध का पहला वार पूरा कर लेती है और वो मन ही मन खूब हंसती है। फिर एक दिन जब शगुन की माँ अनुराधा घर पर आने वाली होती है तभी रत्ना पहले से ही आम की लाई हुई पेटी स्टोर रूम में छुपा देती है। आज तो वो अनुराधा आ रही है और मेरी नालायक बहू उसे ढेर सारा आमरस देगी, इसीलिए मुझे इस आम की पेटी को यहीं पर छुपाना होगा। लेकिन शगुन दूर से ही रत्ना को स्टोर रूम से आते हुए देख लेती है। अरे माँ जी तो कभी स्टोर रूम में नहीं जाती, फिर आज अचानक से कैसे चली गई? लगता है दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। मुझे एक बार स्टोर रूम में जाकर देखना ही पड़ेगा। फिर शगुन स्टोर रूम में जाती है, तभी वहां पर उसे आम की पेटी दिखाई देती है और वो रत्ना की सारी चाल समझ जाती है। अच्छा, तो अब मैं समझी, आज मेरी माँ आने वाली है ना, इसीलिए माँ जी ने इस आम की पेटी को यहाँ पर लाकर छुपाया है। माँ जी, अगर आप शानी हो ना तो मैं देर शानी हूँ। आपको जितने शिकंजे कसने हैं कसते रहिए, क्योंकि मैं भी अब अपना बदला लेने पर उतर आई हूँ। शगुन अपनी माँ को आमरस तो नहीं दे पाती, लेकिन बाद में वो अपनी माँ को जाते समय चुपके से वो आम की पेटी थमा देती है। अरे शगुन बिटिया, ये आम की पेटी तू मुझे क्यों दे रही है? ये आम तो तू ही रख ले बेटा। नहीं माँ, आप ही इसे लेकर जाओ और जितना कह रही हो उतना करो। और हाँ,
मैं कल घर पर आऊंगी, तब आप मुझे ढेर सारा स्वादिष्ट आमरस और गर्मा गर्म पूरियां देना। ठीक है बेटा, जैसा तू कहे। फिर बाद में जब रत्ना स्टोर रूम में जाती है, तभी आम की पेटी को गायब देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। फिर वो ये बात मुकुंद और दीप को बताती है। क्या? लेकिन ये आमरस चोर कौन हो सकता है माँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब हमें और भी सावधानी बरतनी होगी। हाँ मुकुंद जी, अब मैं आमरस और आम को ऐसे जगह पर छुपाऊंगी कि उस चोर को भनक भी नहीं पड़ेगी। जरूर कोई गली का नालायक लड़का होगा जो वो आम की चोरी कर रहा होगा। शगुन चुपके से इनकी सारी बातें सुनकर पेट दबा दबा कर हंसती है। बेचारे मेरे घर वाले, इन्हें तो खबर भी नहीं है कि वो चोर नहीं चोरनी है, और वो चोरनी कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। अब ऐसे ही आमरस को छुपाने और चुराने का सिलसिला जारी रहता है। और एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता, तब शगुन फटाफट से अपने लिए आमरस बनाकर खाने लगती है। और तभी वहां पर मुकुंद, रत्ना और दीप आ जाते हैं। अरे ये क्या? तू तो आमरस खा रही है, लेकिन तेरे पास आम कहाँ से आए? कहाँ से आए मतलब? अरे मैंने अपने पैसों से खरीदे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता शगुन, क्योंकि मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए ही नहीं है। बहू, झूठ मत बोलो, ये तुमने बहुत गलत किया है। ये देखो, ये पेटी वही है जो मैंने और दीप ने मार्केट से लाई थी। इसका मतलब वो चोर और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। क्या? बहू ने आमरस चुराया? बहू, ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? माँ जी, आप ज्यादा आवाज मत चढ़ाइए। और जब मेरा भांडा फूट ही गया है तो मैं कोई ड्रामा नहीं करूंगी। हाँ, मैंने ही आम चुराए हैं। वो बोलिए, क्या करेंगे आप लोग? शगुन, ये सब कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अरे तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो? देखो दीप, मैंने ये गिरी हुई हरकत इसीलिए की है क्योंकि आप लोग तो पहले से ही गिरे हुए हो, क्योंकि आप लोगों ने ही आम और अमृत छुपाने का सिलसिला शुरू किया है। क्यों? क्या दिक्कत थी? अरे खुद तो बराबर ठूसते थे चुप चुप कर, और मुझे तो बस एक कटोरी ही देते थे। आखिर क्यों करते थे मेरे साथ इतना भेदभाव? क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ, इसीलिए ना। बहू, ज्यादा अपनी जबान मत चला। आज तो मैं बोलकर ही रहूंगी माँ जी, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ और ये घर मेरा भी है, और यहाँ की सारी चीजों पर मेरा उतना ही हक है जितना कि आप लोगों का है। अरे आपने तो अपनी बेटी को कितना सारा आमरस दिया है, लेकिन मुझे क्या दिया है? अरे आपने तो मेरी माँ आने से पहले सारे आम स्टोर रूम में रख दिए थे। ये सब क्यों किया माँ जी आपने? अरे कितनी गिरी हुई सोच है आपकी। सारी मेहनत मैं करूं और उसका फल आप लोग खाएं। वाह! शगुन की बातें सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। लेकिन अब बस, बहुत हुआ। अगर आप लोगों को घर में सुख शांति चाहिए तो अब से मुझे भी बराबरी का आमरस देना होगा, वरना इस घर की शांति को कैसे भंग करना है ये मुझे अच्छी तरह से पता है। ठीक है बहू, आगे से ऐसा हम नहीं करेंगे। हाँ बहू, हमें माफ कर दो। सॉरी शगुन, तुम्हारे साथ मुझे ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुझसे गलती हो गई। अभी के लिए तो मैं आपको माफ कर देती हूँ, लेकिन आप लोगों ने आगे से ऐसा बर्ताव फिर से किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, अब से मैं आप तीनों से भी ज्यादा आमरस खाऊंगी, एक एक्स्ट्रा की कटोरी भर के, और मुझे कोई भी नहीं रोकेगा। समझ गए आप लोग? ठीक है बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी। इस तरह से अंत में बहू सबको लाइन पर लाती है, और उस दिन के बाद से
सब बराबरी से आमरस खाते हैं, लेकिन बहू मात्र एक कटोरी एक्स्ट्रा आमरस खाती है। वरुण अपनी बीवी आरुषि और माँ कल्याणी के साथ रहता है। वैसे तो उसके और आरुषि की शादी को अब पूरे 6 महीने हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसका ऑफिस की कलीग बेबो के साथ अफेयर चल रहा होता है। ना तो आरुषि को इस बात की कोई खबर थी कि उसके पति का कहीं पर चक्कर चल रहा है, और ना ही बेबो के इस बात की खबर थी कि वरुण एक शादीशुदा आदमी है। जान, आई लव यू सो मच। तुमसे मिलना मेरे दिन का सबसे फेवरेट पार्ट है। लव यू टू बेबी। अच्छा सुनो, 2 महीनों बाद मेरा बर्थडे आ रहा है। मुझे कोई अच्छा वाला सरप्राइज देना, ओके? मैं उसका इंतजार करूंगी। अरे मेरी जान, तुम्हारा बर्थडे नहीं है, बल्कि साल का सबसे बड़ा त्योहार होगा मेरे लिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा डार्लिंग। ये थैंक यू सो मच बेबी। यू आर मोस्ट वेलकम जान। फिर रात होने पर जब वरुण अपने घर जाता है, तभी सोने से पहले उसे बेबो का फोन कॉल आता है और वो बालकनी में जाकर उससे बात करने लगता है। हाँ जान, बोलो ना, क्या हुआ? वरुण बेबी, एक गुड न्यूज है। भैया और भाभी का लास्ट मिनट में प्लान बना है और वो दोनों कहीं घूमने जा रहे हैं और अब घर पर कोई भी नहीं है, तो इस मौके का फायदा उठा और आ जाओ मेरे पास। आज तो कुछ तूफानी करते हैं। जान, एक्चुअली वो ना मैं। तभी आरुषि पीछे से आवाज लगाती है, वरुण, तुम्हारी कॉफी तैयार है। ये लड़की की आवाज? कौन है बेबी वहां पर? तुम्हारे फोन से मुझे लड़की की आवाज आ रही है। एक्चुअली ना, हाँ, आज मेरे घर पर बुआ जी, फूफा जी और कजिन्स आए हैं। ये कजिन की ही आवाज है, इसीलिए आज मेरा आना थोड़ा मुश्किल रहेगा। माय बैड जान, किसी और दिन हम कुछ तूफानी कर लेंगे। हम दोनों थोड़ी ना कहीं पर जा रहे हैं, मैं तो यहीं पर हूँ, है ना? अरे यार, ठीक है बेबी, कोई बात नहीं, तुम अपना फैमिली टाइम एंजॉय करो। मिलते हैं कल ऑफिस में। कल मैं तुम्हारी पसंद की वो हॉट ड्रेस पहनने वाली हूँ। अरे यार, फिर तो कल मैं पूरा दिन काम में ध्यान ही नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा ध्यान तो सिर्फ तुम पर ही रहेगा। ओ कम ऑन बेबी, तुम भी ना। अच्छा चलो बाय, गुड नाइट। गुड नाइट जान। फिर वरुण रूम में आ जाता है। तभी आरुषि उसे पूछती है, ये तुम जान किसे कह रहे थे वरुण? आखिर माजरा क्या है? अरे कुछ भी तो नहीं, वो ना आरुषि, वो। वरुण के पसीने छूटने लगते हैं। अरे तुम्हारी गाड़ी कब से वो पर ही अटक रही है, आगे बढ़ेगी भी या नहीं? बताओ वरुण, कौन है वो डायन जिसे तुम जान जान कहकर पुकार रहे थे? अरे आरुषि, मैं ना वो रितेश से बात कर रहा था। वो और उसकी गर्लफ्रेंड लीना, दोनों का झगड़ा हुआ है बड़ा वाला, इसीलिए उसे समझा रहा था कि वो उसे जान कहकर पुकारा करे, उसे घूमने ले जाया करे, उसकी केयर किया करे, यही सब बोल रहा था। अब तो मैं शादीशुदा हो चुका हूँ और तुम्हारे अलावा मैं किसी और पर नजर डाल भी कैसे सकता हूँ? मेरी इतनी सुंदर बीवी जो है। चलो चलो, अब ज्यादा मक्खन मारने की कोई जरूरत नहीं है। जो सलाह अपने दोस्त को देते हो वो जरा खुद की लाइफ में भी इस्तेमाल किया करो। मुझे तो कहीं पर लेकर भी नहीं जाते और ना ही मेरी केयर करते हो, और बाकी लोगों को सलाह मशवरे दिए जा रहे हो। अरे आरुषि मेरी जान, तुम भी ना गुस्से में एकदम क्यूट लगती हो। चलो आओ, गले लगो मेरे। फिर वरुण आरुषि के गले लगता है और उसे प्यार देकर
उसके मन में आए शक को दूर करता है। फिर एक दिन जब आरुषि और कल्याणी दोनों मॉल में शॉपिंग कर रहे होते हैं, तभी उस मॉल में वरुण और बेबो भी आए होते हैं। बेबो वहां पर अपनी कजिन की शादी के लिए लहंगा और गहने ले रही होती है। बेबी, ये वाला लहंगा कैसा लग रहा है मुझ पर? वाह मेरी जान, तुम तो इसमें एकदम अंगार लग रही हो। हाउ स्वीट, फिर तो मैं यही वाला लहंगा लूंगी। तभी वरुण वहां पर मॉल में अपनी माँ और बीवी आरुषि को देख लेता है और बहुत डर जाता है। ओह नो, माँ और आरुषि वो भी यहाँ पर। अब मैं क्या करूं? अगर इन्होंने मुझे बेबो के साथ देख लिया तो यहीं पर मेरी चप्पल से धुलाई होगी। नहीं नहीं, कुछ तो करना ही होगा मुझे। तभी वरुण फटाफट से साइड में रखे हुए मैनिक्विन की साड़ी और उसका वीग उतारकर पहन लेता है और उसे उस साड़ी में देखकर बेबो और बाकी के मॉल वाले काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। अरे साहब, यह आप क्या कर रहे हो? वरुण, ये सब क्या है? तुमने ये साड़ी और विग क्यों पहन लिया है? देखो, सब तुम पर हंस रहे हैं। निकालो इसे। चुप रहो जान, प्लीज चुप हो जाओ। तभी कल्याणी और आरुषि उसी शॉप में आकर साड़ियाँ और लहंगा देखने लगती है। देखना आरुषि बहू, ये वाली बनारसी साड़ी कितनी सुंदर है कि नहीं? अरे ओ नालायक, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तेरा ध्यान कहाँ पर है? अरे माँ जी, मुझे यहाँ पर वरुण के परफ्यूम की महक आ रही है। कहीं वो तो यहाँ पर नहीं है ना? लेकिन मुझे यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा, तो फिर ये महक कहाँ से आ रही है? अरे पागल औरत, कैसी बात कर रही है तू? वो यहाँ पर कैसे आ सकता है? और वही परफ्यूम लगाने वाला वो थोड़ी ना कोई इकलौता इंसान है। क्या तू भी पढ़ी लिखी होकर भी अक्ल तो सारी घुटनों में ही रहती है तेरी। हाँ, वो भी है, शायद कोई और होगा। फिर आरुषि और कल्याणी वहां से चली जाती है और उनके जाने के बाद बेबो वरुण से कहती है, बेबी, तुम क्या पागल हो गए हो क्या? ये सब तुमने क्यों किया? और तुम क्यों चुप रहे थे ऐसे? अरे जान, अभी यहाँ पर मेरी माँ की सहेली आई थी और अगर वो मुझे तुम्हारे साथ देख लेती तो वह तुरंत माँ को बता देती और उसके बाद तो माँ कुछ भी सोचती तुम्हारे बारे में। अच्छा, ऐसी बात है क्या? सॉरी बेबी, मुझे पता नहीं था ना। कोई बात नहीं जान, चलो अब हम तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खाते हैं, वो भी तुम्हारे फेवरेट आइसक्रीम पार्लर से। ओके बेबी, चलो। आज तुम्हें बाल बाल बच गया, वरना मेरी तो शामत ही आ जाती। फिर एक दिन जब बेबो के घर पर कोई भी नहीं होता, तभी वरुण उसके घर पर चला जाता है और वो दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन जब वो निकल रहा होता है, तभी वो उस बिल्डिंग में आरुषि को देख लेता है, जो अपनी सहेली तनु के घर आई होती है। ओ तेरी, ये क्या? आरुषि यहाँ पर? अब मैं क्या करूं? भगवान जी, हर बार आप मुझे ऐसी मुसीबत में क्यों फंसा देते हो जहाँ पर मुझे अपनी ही बीवी के साथ लुका छुपी खेलनी पड़ती है। फिर वरुण अपने मुंह पर मास्क लगाता है और वहां से भागने लगता है और उसे भागते हुए देखकर उसके पीछे एक कुत्ता लग जाता है। ओ तेरी, आज तो मेरी बुरी तरह लग गए रे। वरुण को ऐसे मास्क लगाकर भागते हुए देखकर वहां का वॉचमैन वरुण को चोर समझ लेता है और वो उसे रोक लेता है। तेरी तो, बड़ा आया चोरी करने, आज तो तेरा पिछवाड़ा सुझा कर ही रहूंगा मैं। बता जल्दी, कहाँ से चोरी करके आया है तू? फिर वरुण अपना मास्क निकाल देता है। अबे, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं एक कारपोरेट कंपनी में काम करता हूँ और मैं इस बिल्डिंग में अपनी बहन से मिलने आया था। बेबो नाम है उसका।
आप चाहो तो उसे फोन करके पूछ सकते हो। नॉनसेंस कही के किसी को भी पकड़ लेते हो। और मेरे पीछे वो कुत्ता पड़ा था, इसीलिए मैं इसे भाग रहा था। अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर वॉचमैन बेबो को फोन करता है और उसके बाद ही वो वरुण को वहां से छोड़ देता है। फिर एक दिन जब वरुण और आरुषि दोनों मंदिर में साथ गए होते हैं, तभी वरुण को बेबो देख लेती है और उसे दूसरी औरत के साथ देखकर बेबो उसे कॉल करती है, लेकिन वरुण उसके कॉल्स उठाता ही नहीं। ये वरुण मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? और आखिर कौन है ये लड़की जो उसके साथ मंदिर आई है? फिर घर जाने के बाद वरुण बेबो का फोन कॉल उठाता है। तभी उसके सवाल को सुनकर उसके पसीने छूट जाते हैं। बताओ बेबी, आखिर कौन थी वो लड़की जो तुम्हारे साथ मंदिर में थी? ओफो जान, तुम भी ना, सच में। अरे वो मेरी भाभी जी थी, मेरी कजन भाई की बीवी। और तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे सिवा मैं किसी और लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखता। अच्छा, तो ये बात है क्या? सॉरी हो बेबी, मैंने खामोखा तुम पर शक किया। वरुण उस दिन तो बाल बाल बच जाता है, लेकिन आखिर कोई कब तक किसी से लुका छुपी खेलता रहेगा। एक दिन जब आरुषि अपनी सहेलियों के साथ ट्रिप पर जाती है, तभी बेबो का जन्मदिन होता है। और उस अवसर पर बेबो और वरुण दोनों एक रिसोर्ट में घूमने आए होते हैं, जहाँ पर आरुषि भी अपनी सहेलियों के साथ पहले से ही मौजूद होती है। और आरुषि को वहां पर देखकर वरुण के तो पसीने छूटने लगते हैं। हे भगवान, अरे ये मेरी बीवी है या आफत? जहाँ देखो वहां पहुंच जाती है। लेकिन अब मैं क्या करूं? जानू, क्या हुआ तुम्हें? और तुम्हें इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? अच्छा वो सब छोड़ो, चलो हम दोनों पानी वाला डांस करते हैं। नहीं बेबो, वो मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। फिर वरुण स्विमिंग पूल से बाहर निकलकर भागने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो अपने बम के बल धड़ाम से गिर जाता है। और वहां पर मौजूद आरुषि उसे देख लेती है। वरुण, तुम यहाँ पर? लेकिन तुम तो ऑफिस जाने वाले थे ना? बेबी, क्या हुआ बेबी तुम्हें? ऐसे कैसे गिर गए तुम? ठीक तो हो ना तुम? बेबी, ये चुड़ैल कौन है वरुण? चुड़ैल? अरे चुड़ैल होगी तू। वरुण बेबी, ये डायन कौन है? और ये मुझे चुड़ैल क्यों बोल रही है? अरे मैं इसकी बीवी हूँ। इसका मतलब तुम्हारा चक्कर चल रहा है वरुण। शादीशुदा होकर भी ये सब गुल खिलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अरे नहीं आरुषि, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो बस मेरी अच्छी दोस्त है जो बस मुझे बेबी बेबी बोलती है। वरुण बेबी, ज्यादा झूठ मत बोलो। तुमने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि तुम शादीशुदा हो। और हम दोनों का चक्कर तो कब से चल रहा है। देखो वरुण, अब ज्यादा झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा झूठ अब हम दोनों के भी सामने आ गया है, इसीलिए चुपचाप अपनी गलती मान लो। हाँ आरुषि, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो बेबो। मैंने तुम दोनों को भी धोखे में रखा। इतना बड़ा धोखा वरुण? यू चीटर! आज तो तुम्हारी खैर नहीं वरुण। तुमने तो मुझे शादी के भी सपने दिखाए थे, नालायक कहीं के। इसका मतलब इसे भी नहीं पता था कि तुम एक शादीशुदा इंसान हो। वाव, आज तो तुम्हारी अच्छे से कुटाई होगी वरुण, क्योंकि तुम्हें एक नहीं बल्कि दो दो औरतों के दिलों के साथ खेला है, उनकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है। यू आर राइट आरुषि, हम दोनों भी इसे नहीं छोड़ेंगे। फिर बेबो और आरुषि दोनों मिलकर वरुण की खूब पिटाई करते हैं, जिसके बाद बेबो वरुण और उस ऑफिस को छोड़कर चली जाती है। और अब आरुषि 24 घंटे वरुण पर नजर रखे रहती है और उसके बाद वरुण को कहीं भी और मुंह मारने का मौका ही नहीं मिल पाता।
दिशा एक पतली और सुंदर लड़की होती है। एक दिन उसे देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। लड़का वीरेन अपनी माँ कुंती के साथ आया होता है। राजेश जी, विमला बहन, हमें आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी। आपकी बेटी और मेरे बेटे की जोड़ी खूब जचेगी। जी, ये बात तो है। थोड़ी सी पतली है, लेकिन कोई बात नहीं। आजकल के जमाने में जहाँ हर लड़की खा खा कर मोटी होती जा रही है, उनकी तुलना में तो दिशा एकदम परफेक्ट है। जी कुंती जी। और रही बात मोटे होने की, तो ससुराल आने के बाद तो हम इसे खिला पिला कर मोटा बना ही देंगे। वीरेन और दिशा का रिश्ता पक्का होता है और कुछ दिनों बाद शुभ मुहूर्त देखकर उनकी शादी भी होती है। शादी के बाद 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन कुंती की सहेली पूनम आती है और वो दिशा को देख कहती है, अरे कुंती बहन, तुम्हारी ये बहुरिया तो बहुत ही पतली है। नहीं मतलब ये सुंदर तो है, लेकिन इतनी पतली होना इसके लिए आगे जाकर काफी कठिन साबित हो सकता है। और आपको ऐसा क्यों लगता है पूनम आंटी? बेटा, क्योंकि आगे जाकर तुम्हें बच्चा पैदा करना है। जब तुम गर्भवती होगी तब तुम्हें कितनी समस्याएं आएंगी इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। पूनम बहन, आप बिल्कुल सही कह रही है। मेरी बहू को वाकई में अपनी सेहत की देखरेख करने की जरूरत है। और नहीं तो क्या, कुछ खिलाती पिलाती हो कि नहीं इसे? शादी में देखा तब तो समझ आता है, लेकिन शादी के बाद तो लड़कियों को खा पी कर मोटी हो जाना चाहिए। पूनम आंटी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं रोजाना पेट भरकर 3 टाइम का खाना खाती हूँ। तो जाता कहाँ है बहू? अरे, तुम्हें ऐसी कैसी खाती पीती पतली बहू मिल गई कुंती? नहीं नहीं, ये सब कहने के लिए कह रही है। अब से मैं ही इसके खाने पीने पर अच्छे से ध्यान देती हूँ, ताकि जब ये गर्भवती हो तब इसे और इस घर के होने वाले चिराग को कोई तकलीफ ना हो। हाँ दिशा बेटा, तुम्हें लगता है कि तुम खाती पीती हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो तुम अब तक मोटी हो जाती। तुम शरीर से कमजोर हो बेटा, और कमजोर औरतों के लिए आगे जाकर बहुत मुश्किलें आती है। यार, कितनी इरिटेटिंग है ये बुढ़िया। कह रही हूं ना मैं खा पी कर तंदुरुस्त हूं, फिर भी मुझे कमजोर कहती जा रही है, पागल कहीं की। फिर पूनम वहां से चली जाती है और उस दिन के बाद से कुंती दिशा के प्लेट में एक्स्ट्रा खाना डाल देती है। माँ जी, मैं 2 रोटियां खाती हूँ, भूल गई क्या आप? आपने मुझे इतना सब एक्स्ट्रा क्यों दे दिया? ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर और चुपचाप खा ले, वरना निवाला उठाकर सीधे तेरे मुंह में ठूसूंगी। लेकिन माँ जी, मैं जैसी हूँ वैसे एकदम सही हूँ। आप क्यों मुझे मोटा कराने के पीछे तुली हुई हो? मैं चाहे कितना भी खा लूं, मैं वैसी की वैसी ही रहूंगी, क्योंकि यही मेरा बॉडी टाइप है। अरे तेरी बॉडी टाइप की ऐसी की तैसी, ले खा। अब से तू हमेशा 2 की जगह 3 रोटियां खाएगी, समझी तू? अरे यार, दिशा को ना चाहते हुए भी अपनी सास के कहने पर ज्यादा खाना खाना पड़ता है, और ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। और जब कुंती दिशा का वजन चेक करने के लिए वजन कांटा लाती है, तब वो देखकर दंग रह जाती है कि दिशा के वजन में कोई बदलाव नहीं है। अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारा वजन बढ़ने की जगह वैसे का वैसा ही है। देखा, मैंने कहा था ना आपको माँ, चाहे मैं कितना भी खा पी लूं, लेकिन मेरे वजन ने कभी ना बढ़ने की कसम खा रखी है। नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। इस वजन कांटे में ही कोई प्रॉब्लम होगी। नहीं माँ जी, इसकी जगह आप कोई और वजन कांटा भी लाएंगी तो उसमें भी सेम ही वजन रहेगा। क्या? लेकिन ऐसे कैसे? तुझे तो मैं दिन रात इतना खाना खिलाती हूँ, घी, मिठाइयाँ, हलवा पूरी, कचौरी, दही मलाई, इतना सब खिला पिला कर तुम माचिस की तीली जैसी ही है। माँ जी, जब मैं मायके में रहती थी तब मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था,
क्योंकि कॉलेज टाइम में भी बहुत से लोग थे जो मेरे पतलेपन को लेकर मुझे ताने देते थे। तब डॉक्टर ने भी मुझे यही कहा था कि जैसी हो वैसी ही रहो, यही अच्छा है। अरे लेकिन बहू, तू अगर ऐसी ही पतली और कमजोर रहेगी तो तेरा आगे क्या होगा? सब अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं भले ही पतली हूँ लेकिन मेरी हड्डियां स्ट्रांग है। मैंने अपने आप को मेंटेन कर रखा है। अरे आज के जमाने में लोग मोटे से पतले नहीं हो रहे और आप मुझे अपनी तरह बनाना चाहती हो? वाह! ये बहू, जबान संभाल कर, बहुत फिसल रही है। फिसल तो आप रही है माँ जी। अगर मैं माचिस की तीली हो तो आप ढोकला कचौड़ी हो। नहीं, आप तो गोलगप्पा हो। नाक में दम करके रखा है बस, इडियट पीपल। दिशा फ्रस्ट्रेट होकर अपने कमरे में चली जाती है। ए लड़की, इडियट किसके बोली? बेवकूफ कहीं की। रुक जा तू, तुझे मैं बाद में बताती हूँ। हे भगवान जी, मेरी पतली बहू को मोटा कर दीजिए ताकि जब वो गर्भवती हो तब उसे और मेरे होने वाले पोता या पोती को कोई दिक्कत ना हो। बस इतनी कृपा करना। पतली कह कर परेशान करके रखा है मुझे हर किसी ने। अरे पतली माय फुट, मैं जैसी हूँ वैसी एकदम परफेक्ट हूँ। हाथी चले बाजार, भौंके लोग हजार। मुझे किसी के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन घर में पानी चला जाता है। हे भगवान, आज सुबह से लेकर रात तक बिल्कुल पानी नहीं आया। अब हम क्या करेंगे? माँ, गली में जो नल लगा है हम उसमें से पानी भर सकते हैं। हाँ माँ जी, बाहर नल के लिए लाइन लगी हुई है। हम थोड़ी देर बाद चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद तीनों पानी भर भर के मटके घर लाते हैं। तभी दिशा को मटके उठाते देख कुंती कहती है, अरे संभाल के बहू, कहीं गिर ना जाओ, क्योंकि तुम्हारा पतला शरीर इतने वजन को उठा ही नहीं पाएगा। मटके से ही अपना सिर फोड़ दोगी तुम। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी। फिर कुंती और वीरेन 4 मटके भरकर पानी लाते हैं और उतने मटके में ही उनका दम निकल जाता है। वही दूसरी ओर दिशा उतने वक्त में बिना हाफे और बिना थके 10 मटके पानी लाती है। ये कौन सी शक्ति आ गई इसमें जो ये इतने आराम से सारे मटके उठाकर घर ला रही है? यहाँ तो हम दोनों की 4 मटकों में ही टाइटा फिश हो गई। और नहीं तो क्या माँ, मैं तो सच में बहुत थक गया हूँ। कुंती और वीरेन अगले 2 दिनों तक बीमार होकर बिस्तर पकड़ लेते हैं और तभी अकेली दिशा सारा काम मैनेज करके उन दोनों की देखरेख करती है। कुंती और वीरेन को दिशा का ये रूप देखकर काफी आश्चर्य होता है। ये लीजिए, आप दोनों के लिए गर्मा गर्म खिचड़ी। इसे खाने के बाद आप दोनों को दवाइयाँ भी लेनी है। डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली कहा है कि आप दोनों को खाली पेट दवाइयाँ नहीं खानी है। दिशा बहू, तू इतनी पतली होकर भी ये सारे काम कैसे कर पाई? यहाँ हम दोनों हट्टे कट्टे होकर भी बिस्तर पर आ गए, लेकिन तू टस से मस नहीं हुई। माँ जी, मैंने आपको पहले भी कहा था और अब भी वही कहूंगी, मैं पतली हूँ लेकिन कमजोर नहीं। मुझ में तो आप लोगों से भी ज्यादा ताकत है और ज्यादा इम्यूनिटी भी है। शायद तुम सही कह रही हो दिशा। पतला होना मोटा होना ये अलग बात होती है, लेकिन अंदर से कौन कितना ताकतवर है या कौन कितना कमजोर है ये उसका शरीर देखकर नहीं बताया जा सकता। कहने को तो अब मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप इतनी हट्टी कट्टी हो तो आपकी टाइटा फिश कैसे हो गई? हाँ बहू, तू सही कह रही है। शायद हमने ही तुझे समझने में भूल कर दी। तू जो खाती पीती है वही सही है और पतली है वही अच्छा है। ऐसे ही रहना बहू। कुंती अब पूरी तरह निश्चिंत हो जाती है और वो अपनी खाती पीती पतली बहू को उसके हाल पर छोड़कर उसे अपनी जिंदगी जीने देती है।